स्ट्रोक जो है वो बहुत ही भयंकर बीमारी है। रिसेंटली इसके बारे में ज़्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इसके लिए कुछ नए ट्रीटमेंट्स आए हैं जिससे बहुत सारे पेशेंट्स को बेनिफिट हो रहा है। तो कितनी कॉमन है ये? किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, बच्चे को हो सकती है? अचानक जिंदगी में पहली बार लकवा पड़ा, हाथ पैर कमजोर हो गया, फेस टेढ़ा हो गया, स्पीच चली गई, बैलेंस बनने में प्रॉब्लम हो रही है, विजन की प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में हमें इमीडिएटली इन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना है। इमीडिएटली का मतलब है कुछ मिनटों में। बेहद स्वागत है आप सभी का। स्ट्रोक होता क्या है, सबसे पहले इस बात पर चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रोक होता है तो उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, और अगर स्ट्रोक से बचना चाहते हैं तो वो क्या तरीके अपनाएं आप अपने जीवन में जिससे आप स्ट्रोक से बच सकते हैं। इसी पर आज की खास रिपोर्ट होने वाली है। नेशनल खबर की पूरी टीम जो है फोर्टिस में है और जिस तरीके से आप अपने स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे हैं कि कई इंटरव्यूज़, न्यूरो सर्जरी से जुड़े हुए इंटरव्यूज़ जो हैं, साक्षात्कार हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और हमारे गेस्ट जो हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता वो हमारे साथ जुड़ते हैं और अलग अलग टॉपिक्स को लेकर चर्चा करते हैं। तो इसी खास चर्चा के लिए आज हम फिर से फोर्टिस में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद होंगे हमारे गेस्ट डॉक्टर राहुल गुप्ता। सर, आपको बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। और अभी हालिया ही हमारे दर्शकों ने जैसे देखा कि अलग अलग टॉपिक्स पर आप चर्चा करते रहते हैं, लेकिन जब बात स्ट्रोक की आती है, ब्रेन से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत बहुत ज़्यादा चिंतित कर देने वाली होती है। लेकिन ये स्ट्रोक जो वर्ड है, इसकी महत्वता क्या है और ये वर्ल्ड स्ट्रोक डे क्यों मनाया जा रहा है? स्ट्रोक जो है वो बहुत ही भयंकर बीमारी है। रिसेंटली इसके बारे में ज़्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इसके लिए कुछ नए ट्रीटमेंट्स आए हैं जिससे बहुत सारे पेशेंट्स को बेनिफिट हो रहा है। अगर हम स्ट्रोक की बात करते हैं तो दो तरीके का स्ट्रोक होता है। एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसके अंदर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। वो 15 से 20% केसेस में होता है। पर ज़्यादा महत्व वाला जिसके लिए नया ट्रीटमेंट अभी आया है उसमें वो होता है इस्केमिक स्ट्रोक, यानी कि ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल है उसके ब्लॉकेज की वजह से खून का दौरा कम हो जाता है या बंद हो जाता है। जी जी। इस तरह के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो हमारे पास कुछ दवाइयाँ और कुछ मेथड्स हैं, सर्जिकल मेथड्स हैं, वो अवेलेबल हैं जिससे कि उन बंद नसों को खोला जा सकता है। अगर उन बंद खून की नसों को हम खोल देते हैं, सर्कुलेशन रेस्टोर हो जाता है, तो वो ब्रेन का हिस्सा डैमेज नहीं होता और पेशेंट अपने नॉर्मल या नियर नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकता है। अदरवाइज अगर वो ब्लॉक रहती है वेसल और उस ब्रेन का बड़ा हिस्सा डैमेज हो जाता है तो पेशेंट को अधरंग हो सकता है, पेशेंट बेड पे रह सकता है, कोमा में जा सकता है, डेथ भी हो सकती है या फिर एक परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है, विच इज अ बर्डन फॉर द सोसाइटी और फैमिली मेंबर्स के लिए। बिल्कुल। प्रिवेंशन के बहुत सारे तरीके हैं, ट्रीटमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन स्ट्रोक जिस हिसाब से कॉमन हो रहा है, एक तरह से लाइफस्टाइल डिजीज है, तो इसके ऊपर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। और इसी चर्चा को वर्ल्ड लेवल पे करने के लिए वर्ल्ड स्ट्रोक डे की तरह रूप में मनाया जाता है ताकि हम लोगों को अवगत करा सकें स्ट्रोक के बारे में, सेंसिटाइज करा सकें ताकि वो इससे बच सके और अगर स्ट्रोक होता है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकें। बिल्कुल। आपने जैसे कहा कि एक कॉमन प्रॉब्लम की तरह बढ़ती जा रही है, तो कितनी कॉमन है ये? किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, बच्चे को हो सकती है, क्या तो स्ट्रोक बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज इसलिए है क्योंकि जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है, जिन पेशेंट्स को हाइपरटेंशन है, जिन पेशेंट्स को कार्डियक प्रॉब्लम है या जो खाने पीने में ध्यान नहीं रखते, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, उनका वजन बहुत ज़्यादा है, उन पेशेंट्स में स्ट्रोक की होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए इसको लाइफस्टाइल डिजीज किया जाता है। जो भी लाइफस्टाइल डिजीज होती है वो एक प्रिवेंटेबल डिजीज होती है। अगर आपको डायबिटीज आप कंट्रोल करिए, ब्लड प्रेशर है, दवाइयाँ खाइए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, अपने डाइट का ख्याल रखिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करेंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे, अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में नहीं लेंगे, तो फिर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा और उससे आप स्ट्रोक से बच सकते हैं। जैसे आपने कारण का जिक्र किया स्टार्टिंग में, तो क्या इसका कोई लक्षण है जो स्टार्टिंग में हमें दिख सकता है जिससे हमें पता चले कि आगे चल के स्ट्रोक होगा? तो वर्ल्ड स्ट्रोक डे बेसिकली इस्केमिक स्ट्रोक के लिए होता है, उसी में मैं बातचीत करूंगा। डेफिनेटली अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कंट्रोल है, तो आपके स्ट्रोक होने के चांसेस काफ़ी कम है। पर अगर वो सब प्रॉब्लम्स हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहना पड़ेगा अपने ट्रीटमेंट को लेके और साथ में आपको इन्वेस्टिगेशंस को लेके। तो रेगुलरली डॉक्टर को विजिट करना है, वो आपके इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे जिसमें कि ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस हैं, इको है, हार्ट का जाँच है और ब्रेन के अंदर जो ब्लड सप्लाई करने वाली नसें हैं उनकी भी जाँच डॉपलर या एंजियोग्राफी द्वारा माध्यम से करी जा सकती है। अगर आपको वार्निंग स्ट्रोक्स होते हैं, वार्निंग स्ट्रोक्स वो होते हैं जिनको TIA भी कहते हैं, जिसमें कि कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनटों के लिए हाथों पैरों में वीकनेस आती है, मुंह टेढ़ा हो सकता है, स्पीच प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों में दिखाई देने में प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, बैलेंस बिगड़ सकता है, तो उनको भी हम नेग्लेक्ट ना करें। और अगर इस तरह के सिम्टम्स है तो हमें खून पतला करने की दवाई जो कि अवेलेबल है डॉक्टर की सलाह पे वो लेनी चाहिए ताकि स्ट्रोक होने का चांस और कम हो जाए। पर अगर फुल बोन स्ट्रोक है
तो उस केस में आपको इमीडिएटली ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचना है जहां पर कि स्ट्रोक को ट्रीट करने की व्यवस्था है। जैसे कि अगर हम आपके पास या पेशेंट्स आते होंगे तो वो ट्रीटमेंट खासतौर पे ट्रीटमेंट के लिए ही आते हैं या मतलब सर्जरी के लिए? तो जब हम स्ट्रोक की बात करते हैं तो स्ट्रोक दो तरीके से होता है। एक तो होता है कि अचानक हो गया, अचानक जिंदगी में पहली बार लकवा पड़ा, हाथ पैर कमजोर हो गया, फेस टेढ़ा हो गया, स्पीच चली गई, बैलेंस बनने में प्रॉब्लम हो रही है, विजन की प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में हमें इमीडिएटली इन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना है। इमीडिएटली का मतलब है कुछ मिनटों में, और फिर एक ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचना है जहां पर कि एक न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट, न्यूरो सर्जन, सीटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन और एंजियोग्राफी की लैब अवेलेबल हो, क्योंकि यही एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल होता है। ठीक है। साथ में एक स्ट्रोक सेंसिटिव हॉस्पिटल वो होता है जहां पर इमरजेंसी वाले डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो भी जैसे ही कोई स्ट्रोक का पेशेंट आता है तो बाकी सारा काम छोड़ के उस पे केंद्रित करते हैं अपने विजन को, ताकि उसका जल्द से ट्रीटमेंट कराया सके। तो अगर ये सिम्टम्स हमने रिकग्नाइज कर लिए तो हम तुरंत पेशेंट का एक सीटी स्कैन कराते हैं। ठीक है। सीटी स्कैन इसलिए कराते हैं ताकि ये रूल आउट कर सकें कि कोई ब्रेन हेमरेज तो नहीं है। अगर ब्रेन हेमरेज नहीं है, सिम्टम्स स्ट्रोक से रिलेट होते हैं, तो हमें ट्रीटमेंट उसी समय स्टार्ट करना है। कुछ सेंटर्स में जहां पर एमआरआई इमीडिएटली अवेलेबल है तो वहां एमआरआई भी कराया जा सकता है स्ट्रोक को डिटेक्ट करने के लिए। एक बार डिटेक्ट हो गया या हमें स्ट्रॉन्ग सस्पेशन हो गया कि ये इस्कीमिक स्ट्रोक है, तो एक इंजेक्शन आता है जो कि 4.5 घंटे के भीतर दिया जा सकता है, जिससे कि वो ब्लॉक्ड ब्लड वेसल को खोला जा सकता है। ठीक है। तो बिना किसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अगर पेशेंट फिट है उस मेडिसिन के लिए तो वो मेडिसिन दी जा सकती है इंजेक्शन के रूप में, जो कि एक न्यूरो फिजिशियन देते हैं। उससे करीब 50 से 70% चांस होता है कि वो ब्लड वेसल खुल जाएगी। पर अगर कोई ब्रेन के अंदर पहुंचाने वाली मेजर ब्लड वेसल जो कि गले में है, गर्दन में है या ब्रेन के नीचे हिस्से में है, अगर वो ब्लॉक्ड है तो वो काफ़ी बार इस दवाई से नहीं खुलती है। तो हमें उस पेशेंट को न्यूरो कैथ लैब में लेके जाना पड़ता है, जहां पर कि हम एक प्रोसीजर करते हैं, उसका नाम है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। यानी कि हम तार से या स्टेंट द्वारा या स्पेशल कैथेटर द्वारा उस हिस्से तक पहुंचते हैं ब्लड वेसल के जहां पर वो ब्लॉक्ड है, और उसकी ब्लॉकेज को खोल देते हैं, उसके अंदर जो क्लॉट या थ्रोम्बस फंसा हुआ है उसको निकाल देते हैं। ये प्रोसीजर भी 4.5 या 6 या 8 घंटे तक में किया जा सकता है सेफली। उसके बाद भी किया जा सकता है, पर उस पर फिर सेफ्टी की प्रॉब्लम आती है। ठीक है। और ये जो मेथड है ये न्यूरो कैथ लैब में होता है, एक न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट के द्वारा किया जाता है, और इसमें 50 से 70% चांस होते हैं कि हम उस ब्लड वेसल को, ब्लॉक्ड वेसल्स को खोल सकें। ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट जो है ये कुछ घंटों में ही हो पाता है, इसलिए ये सिम्टम्स को इमीडिएटली आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक स्ट्रोक अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल में जाना बहुत जरूरी है, जहां पर कि न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट इस प्रोसीजर को करते हैं। ठीक है। तो जैसे आपने समय भी बताया, और जो पेशेंट है वो ट्रीटमेंट लेने के बाद कितने समय में रिकवर कर सकता है? इस प्रोसीजर की ब्यूटी ये है कि अगर कोई पेशेंट होश में आ रहा है, सिर्फ एक साइड वीकनेस है, हमने एंजियोग्राफी में देखा कि एक साइड की ब्लड वेसल ब्लॉक्ड है, अगर हम अगले आधे 1 घंटे में 2 घंटे में उस ब्लड वेसल को खोलने में कामयाब होते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया कि अगले 3-4 दिन में ही वो इम्प्रूव कर जाते हैं और घर जाने लायक हो जाते हैं, और वो चल के घर जाते हैं। तो कई बार अराउंड 30-40% केसेस में रिजल्ट्स आर सो गुड कि पेशेंट जो है वो इमीडिएटली विद इन द सेम हॉस्पिटल स्टे इम्प्रूव कर जाता है। तो इसलिए इस प्रोसीजर को करवाने के लिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी देर तक ब्लड वेसल ब्लॉक्ड है उतनी देर तक ब्रेन में डैमेज होता जा रहा है, ब्रेन के सेल्स डेथ होते जा रही हैं। तो अगर हम जल्दी पहुंच जाते हैं तो वो अच्छी बात है, जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतना ज़्यादा हमारे को फायदा मिल सकता है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे और होगा कि आफ्टर ट्रीटमेंट क्या प्रिवेंशन या प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी हैं? हाँ, तो जैसा मैंने बताया कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ज़्यादातर बुजुर्गों में देखी जाती थी जी। कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि स्ट्रोक इन यंग, यानी कि यंग पॉपुलेशन में जो अपने 20s-30s में है उन लोगों में भी काफ़ी कॉमन हो गया है। उसका भी अगेन रीज़न वो है स्मोकिंग, अल्कोहल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप नहीं होना, डाइट पे कंट्रोल नहीं होना, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड खाना, टाइम पे खाना नहीं खाना, ये सारे कारण जो है ये हमारे को प्रोन करते हैं इस्केमिक स्ट्रोक के लिए। तो ऑलमोस्ट 35% पेशेंट जो आजकल हमारे ओपीडी में स्ट्रोक लेके आते हैं उनकी उम्र 50 साल से कम होती है, यानी स्ट्रोक इन यंग इज वेरी कॉमन। छोटे बच्चों में इस तरह के स्ट्रोक बहुत ही रेयरली कभी देखे गए हैं। जनरली उनमें कोई वेस्कुलर मालफॉर्मेशन की वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट हमारे ऐसे हैं जो कि रिकरेंट टीआईए लेके आते हैं। उस केस में हमने जब इवैल्यूएट किया है तो उनकी ब्लड वेसल्स कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड होती है जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। उस केस में हम स्टेंटिंग करके उन ब्लड वेसल्स को खोल सकते हैं। पर इन सारे पेशेंट्स को लंबे टाइम तक ब्लड थिनर पे रहना पड़ता है, और ब्लड थिनर लेने का एक छोटा साइड इफेक्ट होता है ये कि अगर कोई इंजरी होती है, कोई चोट लगती है, तो उसमें ब्रेन के अंदर या पूरी बॉडी के अंदर कहीं भी ब्लीडिंग होने के चांसेस बने रहते हैं, बढ़ जाते हैं। तो जैसे आपने बताया कि आफ्टर क्या क्या चीज़ें प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं, ये तो आप बता सकते हैं? हाँ, तो प्रिकॉशंस में मैंने ये बताया कि कोई भी तरह की चोट नहीं लगनी चाहिए अगर आप ब्लड थिनर पे हैं, और अपने लाइफ को एक
मेजर चेंज लेके आना है, लाइफस्टाइल को चेंज करना है, एक सात्विक जीवन निभाना है और अपना नॉर्मल अपने काम में लीन होना है। काम जरूर करें, काम करने में, मेहनत करने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन हर चीज को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में करें और हेफाजत वे में ना करें, और हर चीज को ढंग से करें, प्रॉपर रेस्ट भी लें, प्रॉपर तरीके से काम भी करें और अपनी सेफ्टी का ओवरऑल ध्यान रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर राहुल, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। तो ये थी पूरी जानकारी ब्रेन स्ट्रोक को लेकर, और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं और उनके जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारी लगातार रहेगी। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।